लेकिन पाकिस्तान जब से पाकिस्तान बना है उसके बाद से ही एक जो कश्मीर की समस्या को लेकर जो 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 परिस्थितियाँ बनी, उसके बाद आप देख रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहा है। अब जो प्रश्न आपका है कि भारतवर्ष को क्या करना चाहिए, मेरा अपना मानना है कि युद्ध हमारा अंतिम अस्त्र होना चाहिए। इसलिए कि युद्ध, आजकल का जो युद्ध है वो अपने कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाता है। इस स्थिति में अगर पाकिस्तान सबक नहीं लेता तो अपनी वो आदत में सुधार नहीं करेगा। पाकिस्तान को तो सबक सिखाने की ज़रूरत है ही। जहाँ तक युद्ध की बात है तो युद्ध तो हम उससे कई बार जीत चुके हैं। 1965 में ही देखिए, हमारी सेना लाहौर तक जो है से पहुँच गई थी। पाकिस्तान के सैन्य अध्यक्ष हैं जनरल मुनीर, उनका बयान बहुत डरावना बयान आया था, जिसमें एक बार फिर से जो जिन्ना और जो पाकिस्तान बनाने वाले को चाहने वाले जो लोग थे, उन लोगों ने जो 2 नेशन थ्योरी यानी 2 राष्ट्र का सिद्धांत जो प्रोपोगेट किया था, उसकी बात एक बार फिर से मुनीर चलाते नजर आ रहे हैं। तो सूचना पर तो नियंत्रण सरकार जब चाहे जिस तरह से नियंत्रण कर सकती है, और इसमें तो यह नहीं है कि सरकार कोई प्रतिबंध मीडिया पर लगाएगी। इसमें तो सरकार सहयोग मांग रही है मीडिया से, तो मीडिया को सहयोग करना ही चाहिए। यह देश हित का मामला है, राष्ट्र हित का मामला है, तो सब साथ है। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में आप सबों का मैं निशा श्री स्वागत करती हूं। और आज हम यहां आपको आमंत्रित करते हैं और यहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में एकत्रित हुए हैं वो है कि वर्तमान जो स्थिति है भारत पाकिस्तान की, पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद, तो क्या होगी इसमें भारत की रणनीति, इसी विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। वो जो केवल भारत ही नहीं बल्कि जो विदेश हैं और अन्य जो महत्वपूर्ण देश हैं उनके बारे में भी पकड़ रखते हैं। और साथ में उपस्थित हैं रविंद्र कुमार सिंह, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों मेहमानों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, हम आपसे ही सवाल पूछना शुरू करेंगे और हम ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान जो परिस्थितियां बन रही हैं, किस नज़रिए से देखते हैं आप इसको और क्या होगी इसमें भारत की रणनीति? देखिए, मेरा मानना है कि जो घटना पहलगाम में घटी है वो निश्चित रूप से दुखद है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि जिसमें आप धर्म पूछकर और फिर उसके बाद पहचान पता करके और सिर्फ सेग्रीगेट करके जो नौजवान लोग हैं, जेंट्स हैं, मेल हैं, उनको आपने मारा है। तो निश्चित रूप से कोई भी जो व्यक्ति होगा या कोई समूह होगा वह इसको स्वीकार नहीं कर सकता है, इस तरह के हीनियस क्राइम को। और ये भी बड़ा स्पष्ट है कि भारतवर्ष में इस तरह की गतिविधियां पाकिस्तान के तरफ से प्रायोजित होती हैं। देखिए, चीन हमारा दुश्मन अवश्य है, लेकिन चीन हमारे यहाँ कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं करता है, ये फ़र्क समझना चाहिए हम लोगों को। लेकिन पाकिस्तान जब से पाकिस्तान बना है उसके बाद से ही एक जो कश्मीर की समस्या को लेकर जो परिस्थितियां बनी, उसके बाद आप देख रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहा है। अब जो प्रश्न आपका है कि भारतवर्ष को क्या करना चाहिए, मेरा अपना मानना है कि युद्ध हमारा अंतिम अस्त्र होना चाहिए। इसलिए कि युद्ध, आजकल का जो युद्ध है वो अपने कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाता है। अभी आप देख रहे हैं, अभी हाल में आपने यूक्रेन और रशिया को देखा था। हम लोगों को लगा था कि यूक्रेन तो बहुत ही कमज़ोर रशिया के सामने देश है। रशिया तो सोवियत संघ का सबसे बड़ा ये था, जब सोवियत संघ अलग हुआ तो रशिया सबसे बड़ा था।
तो रसा के पास सारी ताकत मौजूद है, अमेरिका को वो चैलेंज करता है। तो हम लोगों को लगा था कि ये यूक्रेन ऐसा देश रसा के सामने कहाँ टिकेगा, 1 महीने के अंदर में, 15 दिन के अंदर में ये लड़ाई कंक्लूड कर जाएगी। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से पूरा यूरोप उसके साथ हो गया। अमेरिका अभी ट्रंप प्रशासन नहीं, लेकिन बाइडेन प्रशासन पूरे तरह से उसके साथ था। नाटो देश जो थे से उसके साथ हो गए हुए थे, और इस तरह से सैन्य सहायता के माध्यम से वो रूस को जवाब देता रहा। परेशानी झेला है उसने, लेकिन रूस को जवाब देता है। आप अन्य भी बहुत सारी जगहों पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से आप इजराइल हमास को देख ही रहे हैं कि लगातार इजराइल गाजा पर प्रहार कर रहा है, सारे लोग विस्थापित हो गए हैं, परेशान हैं, लेकिन हमास नहीं ख़त्म हुआ है। तो ये भी है। अफ़गानिस्तान में आपने देखा कि अंत में आते आते फिर जो है सो अफ़गानिस्तान उन्हीं तालिबान के पकड़ में आ गया, जबकि वहाँ पर एक समय में वहाँ रशा भी पहुँचा था, एक समय में वहाँ अमेरिका भी पहुँचा था, और उसके बाद भी हम लोग ये विश्व की दोनों शक्तियाँ उसको वहाँ से तालिबानों को ख़त्म नहीं कर सके और अपने उनको छोड़ के जाना पड़ा था। तो इसलिए हम लोगों को एक दूसरे लाइन ऑफ ये स्ट्रेटजी पर हम लोगों को काम करनी चाहिए, और वो ये है कि पाकिस्तान अभी स्वयं एक आंतरिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। और अभी आपने देखा है कि 11 मार्च को पिछले महीने बलूचिस्तान में जो BLA है, माने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उसने एक पूरे ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया था, और उसमें से बच्चों और औरतों को छोड़कर बाकी सभी लोगों को उसने जो है सो अपने कब्जे में लिया, और उसने डिमांड किया कि साहब वहाँ के जेल से, पाकिस्तान के जेल से बलूची लोगों को छोड़िए आप, तब हम इसको छोड़ेंगे। तो वहाँ पर सेना भेजना पड़ा है, और उसके बाद से फिर ये हुआ है। बलूचिस्तान का एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा शहर है वो, लेकिन आबादी उसकी बहुत कम है, और नेचुरल रिसोर्सेज भरे पड़े हैं, जिस पर पाकिस्तान उसके हुक्मरानों की भी नज़र है और चीन की भी नज़र है। क्यों बलूचिस्तान इतना इंटरेस्टिंग लगता है पाकिस्तान को? इसलिए कि जो मैंने कहा ना कि जो एक तो है कि उसका पोर्ट जो है, एक इसका जो ग्वादर, तो ग्वादर को तो उन्होंने बलूचिस्तान की शीतकालीन राजधानी भी घोषित किया है। और ग्वादर जो है सो करीब करीब 60 किलोमीटर उसकी चौड़ी पट्टी है जो समुद्र से लगती है, और समुद्र भी वहाँ जो गहराई है वो बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए बहुत किनारे तक शिप जो है सो आ जाते हैं, जबकि दूसरे जगहों पर 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर अंदर समुद्र में शिप को रहना पड़ता है। तो इस तरह से पूरे साउथ ईस्ट एशिया और ये चीन और स्वयं पाकिस्तान, इसके लिए वो बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा है, और उसको चीन को लीज पर दे दिया है पाकिस्तान ने, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा पोर्ट पाकिस्तान चीन के मदद से वो बन रहा है। तो लेकिन इन सारे चीज़ों में कहीं ना कहीं जो बलूची लोग हैं उनका कोई योगदान नहीं है, उनका पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रहा है, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है कि भाई जो पंजाब, और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि वहाँ पाकिस्तान में पंजाब जो है वो डोमिनेट करता है, पंजाबी डोमिनेट करते हैं। इवन सिंध और पंजाब के बीच में भी बहुत अच्छा संबंध नहीं है, क्योंकि पंजाब जो है वो वहाँ के सारे चीज़ों पर पंजाब हावी होता है। तो इस तरह से जो एक, और POK की स्थिति भी आप देख रहे हैं कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ भी रिजेंटमेंट चल रहा है, इसलिए कि वहाँ भी कहने को तो वो उसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं पाकिस्तानी, लेकिन दरअसल वो पूरे तौर पर पाकिस्तान ने उसको अपने कब्जे में ले लिया है, वो आज़ाद वगैरह है नहीं। और वो फिर वहाँ क्या उनको वो कैदियों की तरह ट्रीट करते हैं? मैंने उसी तरह का ट्रीटमेंट है, और वो लोग देख रहे हैं जम्मू कश्मीर को, जो इंडिया साइड में आते हैं, उन लोगों का मिलना जुलना भी होता है, रिलेशंस भी है, तो लोग देखते हैं कि साहब वहाँ खुशहाली है, वहाँ पर टूरिज्म बढ़ रहा है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। लेकिन ठीक उसके विपरीत जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसको वो लोग आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ की स्थिति बहुत ही बदतर है। इसलिए आए दिन वहाँ पर प्रदर्शन वगैरह हो रहे हैं कि पाकिस्तान से मुक्ति के लिए वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है, जो पंजाब और सिंध के बीच में जो डिफरेंसेज है, फिर उसी तरह से जो खैबर पख्तून जो उसका जो क्षेत्र है, वहाँ भी रिजेंटमेंट इसी तरह से चल रहा है कि भाई वो जो वहाँ के लोगों को भी है कि पाकिस्तान हम लोगों को जो ड्यू हमारा है वो हम लोगों को नहीं दे रहा है, जो पख्तून लोग हैं उन लोगों की शिकायत है। तो हमको ऐसा लगता है कि भारतवर्ष को
शायद भारतवर्ष के जो पॉलिसी डिसीजन मेकर्स हैं वो कर भी रहे होंगे, हमको ऐसा लगता है। लेकिन हम लोगों को एक लगता है कि इस पर ज़्यादा फोकस्ड होना चाहिए। डायरेक्ट युद्ध करने के बजाय अगर हम पाकिस्तान में की जो अपनी कमजोरियां हैं, अपनी जो इसकी अस्थिरता है, उसको अगर हम कहीं ना कहीं उसमें हम आगे बढ़ के थोड़ा उसको और एक्सक्लेट करना और उसको और प्रज्वलित करने की कोशिश अगर करें तो हम बिना युद्ध किए हुए पाकिस्तान को कमज़ोर कर सकते हैं। और पाकिस्तान जैसे जैसे देखिए अभी जो हमला हुआ है उसका एक बहुत बड़ा कारण मैं जो मानता हूँ ये भी है कि पाकिस्तान का जो अभी पाकिस्तान में एक तरह से परोक्ष रूप से सैनिक तानाशाही चल रही है। तो ये जो सैनिक तानाशाही जो वहाँ पर चल रही है और उससे लोग उबे हुए हैं और ज़्यादा लोग वहाँ इमरान खान के पक्ष में भी हैं। तो ये जो घटनाएं घट रही हैं, इसलिए सेना ने उनके दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए भी ये काम कराया है, ताकि वो भारत और पाकिस्तान की जब बात आएगी तो बाकी बात सब वो भूल जाएंगे, चूँकि सेना वहाँ धीरे धीरे अलोकप्रिय होती जा रही है। और ख़ास करके जो इस तरह की घटनाओं को जब पाकिस्तान अंजाम देती है तो वहाँ पर एक एकजुटता का भाव वहाँ पर आ जाता है कि भारतवर्ष हम लोगों पर कब्जा कर लेगा, वो पानी रोक रहा है। तो इस तरह से जो सैनिक शासन वहाँ चल रहा है उसको थोड़ा स्थिरता का भाव प्रकट होने लगता है। तो ये सब कारण हैं जिस पर कि हम लोगों को गंभीरता से विचार करके ही कोई कदम उठाना चाहिए। जी, ये तो बात हुई कि कोई भी युद्ध जो है वर्तमान स्थिति में वैश्विक स्तर पर युद्ध किसी भी परिस्थिति का समाधान नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन जहाँ तक बात है हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की अंदरूनी स्थिति ही इतनी अभी ढुलमुल है कि वो किसी भी वक्त में 4 टुकड़ों में बढ़ सकती है, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। हम बढ़ते हैं रविंद्र कुमार सिंह जी की तरफ, जो कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं और आज के विशेष मेहमान हैं, और इनसे जानते हैं कि ये जो वर्तमान स्थिति बन गई है युद्ध की, इसमें जो भारत की रणनीति है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो घटना है वो बहुत ही दुखद है। जहाँ तक सवाल है जो वर्तमान घटना की, तो पाकिस्तान एक तरह से उसको आतंकवादी देश कहा जा सकता है, जो आतंकवाद को लगातार संरक्षण दे करके आतंकवाद को बढ़ावा देता है। और बार बार, एक बार तो ऐसा हुआ नहीं पहलगांव की घटना, इससे भी पहले भी कई घटनाएं घटी है जो आतंकवाद को बढ़ावा दे करके जम्मू कश्मीर में सबके सामने है। इस स्थिति में अगर पाकिस्तान सबक नहीं लेता तो अपनी वो आदत में सुधार नहीं करेगा। पाकिस्तान को तो सबक सिखाने की ज़रूरत है ही। जहाँ तक युद्ध की बात है, तो युद्ध तो हम उससे कई बार जीत चुके हैं। 1965 में ही देखिए, हमारी सेना लाहौर तक जो है से पहुँच गई थी। 1971 में भी उसके 1 लाख सैनिक आत्मसमर्पण किए थे और बांग्लादेश को अलग स्वतंत्र कराने में भूमिका निभाया गया था। तो भारत ऐसा नहीं, अब तो भारत सामरिक दृष्टि से भी काफ़ी मजबूत है। हाँ, यह नहीं है कि पाकिस्तान भी बहुत कमज़ोर है, लेकिन भारत के सामने वो कुछ है नहीं। अब इसमें यह है कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो कहते हैं कि इस बार उसको सबक सिखाएंगे। तो उस सबक सिखाने के लिए उनको उन देशों से बात करनी होगी जो हथियार बेचने वाले देश है, जो दोरंगी बातें करते हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि आतंकवाद का सफाया हो, आतंकवाद विरुद्ध अभियान में हम से भारत के साथ हैं, चाहे जो भी देश आतंकवाद के विरुद्ध अभियान चलाएगा उसके साथ है। और दूसरी तरफ वह क्या करते हैं, तो चोरी छुप के हथियार बेच देते हैं। तो सबसे पहले उन देशों से भी बात करनी पड़ेगी, और उन देशों पर भी आतंकवाद से खतरा है। यह नहीं है जब चीन है, अमेरिका है, वो सब आतंकवाद से बचे हुए हैं। आतंकवाद का हमला पाकिस्तान में भी हो चुका, पाकिस्तान हमला अमेरिका में हो चुका है, अमेरिका भी उस चीज़ को भुगत चुका है। इसलिए अमेरिका और चीन सबको सीख लेने चाहिए। जहाँ तक अभी रशिया और यूक्रेन की बात है, तो उसमें भी हथियार बेचने वाले देश कहीं न कहीं जा कर के यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं, जिसके कारण रशिया अब तक सफल नहीं होगा। चाहे जहाँ भी आतंकवाद के विरुद्ध अभियान चलाया जाता है, उसमें जो हथियार बेचने वाले देश हैं
उनकी दो रंगी नीति और हथियार बेचने की नीति के कारण आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। अब जहाँ तक सवाल है जो पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में तो आपस में ही काफ़ी विवाद है, आपस में ही उनमें लड़ाई है, उनमें सिंध, बलूचिस्तान, पीओके, ये सब जो भी अंग है उनके, वो भी आपस में पाकिस्तान को नहीं चाहते हैं, पाकिस्तान की नीति को पसंद नहीं करते हैं, उनकी स्थिति चरमरा गई हुई है। तो उसमें यह पहल वास्तविक बात है जो वो आपस में ही वो लड़ झगड़ रहा है। और जहाँ तक सवाल है जब पाकिस्तान और भारत के बीच लड़ाई की, तो हम जब चाहे उससे बदला ले सकते हैं, जब चाहे आतंकवाद के विरुद्ध अभियान चला सकते हैं। युद्ध ठीक है, ये युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन जो मानने के लिए तैयार नहीं है उसके लिए कुछ न कुछ तो कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, युद्ध भले ही समाधान ना हो, लेकिन इस तरह की घटना में चुप भी तो नहीं बैठा जा सकता है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर प्रयास किया जाना चाहिए जिससे कि उनको एक सबक सिखाने जैसा माहौल तैयार हो। वापस हम आते हैं प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह के पास और हम आपसे आगे जानना चाहेंगे कि ये जो आपने कहा वहाँ की कॉन्फ्लिक्ट की बात, और उसके अलावा जो कुछ कूटनीतिक कदम भारत द्वारा उठाए जा रहे हैं, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि अमेरिका अभी जो टैरिफ वार जो अमेरिका ने शुरू किया है, और उसमें वो डायरेक्ट आमने सामने है चीन के। जैसा कि आप सब लोग को मालूम है कि चीन पर उसने लगभग 245% टैरिफ लगा दिया है, और चीन ने भी उसी तरह से अमेरिकी जो निर्यात है वहाँ से, उस पर भी उसने उसी तरह से टैक्स लगाया है। तो निश्चित रूप से अमेरिका को अभी चीन से जो वो अपना ट्रेड वार जो कर रहा है, उसमें इंडिया की उसको ज़रूरत है। ऐसे भी एक समय था जबकि अमेरिका पाकिस्तान परस्त था, यानी उसको दक्षिण एशिया में पाकिस्तान ही एक ऐसा देश लगता था जिसके माध्यम से वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो हैं, जो तेल उत्पादक देश हैं, उन पर भी वो नज़र रखता था, और भारतवर्ष और दक्षिण एशिया के जो दूसरे देश हैं उन पर भी नज़र रखा करता था, चीन पर भी वो नज़र रखता था। लेकिन अब बात बिल्कुल पलट गई है। अब पाकिस्तान बिल्कुल चीन के नज़दीक जा चुका है और अमेरिका से उसकी दूरी बढ़ गई है। तो अमेरिका से बहुत चीन अब उम्मीद भी नहीं करता है कि अमेरिका उसको मदद करेगी। ये भारत में के पक्ष में बात जाती है। तो एक तो ये है कि अमेरिका से स्पष्ट रूप से बात होनी चाहिए। अगर कोई एक्शन में जाना है तो अमेरिका को कॉन्फिडेंस में लेना ज़रूरी है। लेकिन इस बात को भी समझना चाहिए कि अमेरिका एक शुद्ध व्यापार करने वाला देश है, और उसके यहाँ जो आर्मामेंट्स लॉबी है, जो हथियार बनाने वाले लोगों की लॉबी है, वो काफ़ी मजबूत है। अमेरिकन प्रेसिडेंट को वही लोग एक तरह से बनाते हैं या हटाते हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका ये चाहता रहता है, वो जो लॉबी है वो चाहती रहती है कि अगर युद्ध, वास्तविक युद्ध नहीं भी हो, तभी भी दुनिया में युद्ध का वातावरण, प्रॉक्सी वार, बहुत अच्छा, प्रॉक्सी वार की स्थिति बनी रहे ताकि लोग उसके आर्म्स को खरीदते रहें। तो अगर वैसी स्थिति आएगी तो हो सकता है कि अमेरिका चाहे कि भले भारतवर्ष इन्वॉल्व रहे ताकि हमारे आर्म्स की बिक्री होती रहे। रशिया भी बहुत बड़ा सप्लायर है आर्म्स का, और रशिया की स्थिति यूक्रेन के साथ जो उसकी लड़ाई चल रही है उसमें रशिया की स्थिति भी खराब हुई है। तो रशिया भी ये चाह सकता है कि भाई भारतवर्ष अगर युद्ध में आएगा तो नेचुरली हमसे उसको युद्ध की सामग्री मंगानी पड़ेगी, और चूंकि सबसे बड़ा सप्लायर रशिया ही है आज के दिन में आर्मामेंट्स का, इसलिए नेचुरली रशिया को उससे बेनिफिट मिलेगा। और एक बात ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि रशिया और चीन की नज़दीकी भी, जिस समय हम लोगों के साथ रशिया की दोस्ती थी उस समय रशिया का चीन के साथ दूरी थी, लेकिन आज के दिन में रशिया और चीन की दूरियां घट गई हैं, और बल्कि वो एक ही एक माइंडसेट पर वो काम कर रहे हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि रशिया भी वहाँ पर बहुत एक्सपोज्ड होकर हमको हेल्प कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से बाकी जो यूरोप के छोटे छोटे देश हैं उनको कोई पाकिस्तान से बहुत लेना देना नहीं है, तो वो हमारे साथ, जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, ये सब व्यापारिक कारणों से भी हमारे साथ रहेंगे। तो हमको ऐसा लगता है कि हम लोगों को एक जैसे, और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि इस जो पहलगाम की घटना घटी है उसके एक सप्ताह पहले ही जो पाकिस्तान के सैन्य अध्यक्ष हैं जनरल मुनीर, उनका बयान बहुत डरावना बयान आया था, जिसमें एक बार फिर से जो जिन्ना
और जो पाकिस्तान बनाने वाले को चाहने वाले जो लोग थे, उन लोगों ने जो 2 नेशन थ्योरी यानी 2 राष्ट्र का सिद्धांत जो प्रोपोगेट किया था, उसकी बात एक बार फिर से मुनीर चलाते नज़र आ रहे हैं। और मुनीर ने बड़े स्पष्ट रूप से एक बड़े ऑडियंस को, जिसमें इलीट्स उसके बैठे हुए थे, जिसका वीडियो भी हिंदुस्तान में आ गया है, उसने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि हिंदू मुसलमान 2 राष्ट्र हैं, 2 संस्कृतियां हैं, 2 परंपराओं को, अलग अलग परंपराओं को मानने वाले लोग हैं, इसलिए ये कभी साथ नहीं रह सकते। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भारत के मुसलमानों को संदेश देना चाह रहे थे कि भाई तुम तो पाकिस्तान के ही हो, क्योंकि तुम सिविल अनरेस्ट क्रिएट करने की। एक ये भी ध्यान में हम लोगों को देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक बात और अभी जो वहाँ के प्रधानमंत्री ने जो कहा, शहबाज शरीफ ने, और वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने जो कहा वो भी ध्यान देने की बात है कि उन्होंने कहा कि अगर कुछ भारत कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करना चाहेगा पाकिस्तान के खिलाफ में, तो भारतवर्ष के शहरों से भी इसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतरेंगे। तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। एक चिंता का विषय है कि एक तरफ मुनीर 2 राष्ट्र के सिद्धांत को प्रोपोगेट कर रहे हैं, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि ये उनकी लफाजी है, क्योंकि भारतवर्ष का जो मुसलमान है वो इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि जितना यहाँ माइनॉरिटीज़ सुरक्षित है, जितना यहाँ अल्पसंख्यक सुरक्षित है, दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क में अल्पसंख्यक सुरक्षित, जितना उनको अधिकार है हमारे देश में, बराबर का अधिकार है, बराबर का अधिकार है, बल्कि उनको कुछ विशेषाधिकार मिले हुए हैं, संविधान के द्वारा वो विशेषाधिकार मिले हुए हैं। जो संविधान की धारा 25 है वो बड़े स्पष्ट रूप से कहती है कि वे अपने धर्म का पालन करेंगे, उस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। इस तरह की बात जनरली धर्मनिरपेक्ष देशों के संविधान में नहीं लाई जाती है, लेकिन यहाँ पर जो संविधान बना, निर्माण किया गया, उसमें सारे जो अल्पसंख्यक थे उनको इस तरह की छूट दी गई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलने की छूट दी गई, उसमें अपने लोगों को पढ़ाने की छूट दी गई, अपना सिलेबस तैयार करने की। तो इस तरह से करके भारतवर्ष एक है जो आप पूरे दुनिया में जाके देख लें, पूरे दुनिया में जहाँ जो कोई भी अल्पसंख्यक है उसकी संख्या घटी है। आप पाकिस्तान में देख लें, जो हिंदू आबादी वहाँ थी, आज घटते घटते एकदम जो है सो निचले स्तर पर पहुंच गई हुई है। बांग्लादेश को आप देख लें, बांग्लादेश में धीरे धीरे अल्पसंख्यक आबादी जो हिंदू आबादी है या बौद्ध हैं जो या क्रिश्चियन हैं, उन लोगों की संख्या धीरे धीरे घटती चली जा रही है। क्यों घटती चली जा रही है? या तो आप उनको जबरन उनको कन्वर्ट करा देते हैं, या फिर उनको ये परिस्थिति पैदा कर देते हैं कि वो देश छोड़ के भाग जाते हैं। और कई आदमी भारतवर्ष में शरण लिए हुए हैं। तो लेकिन भारतवर्ष में आप देखिए, जो आबादी देश के विभाजन के समय जो अल्पसंख्यक खास करके जो मुस्लिम आबादी थी, वो आज कई गुना ज़्यादा बढ़ गई हुई है। तो इसका मतलब है कि वो शांति से रह रहे हैं, उनका परिवार चला रहे हैं, वो जीवन यापन कर रहे हैं, उनको सब तरह की सुविधा मिल रही है। तब तो इसलिए मुझको ऐसा नहीं लगता है कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या जो जनरल मुनीर हैं वो कहते हैं वो उसका इन मुसलमानों पर कोई प्रभाव पड़ेगा। लेकिन एक खतरनाक बात तो ज़रूर है, और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में ही जो बाहर के लोग हैं वो बिना जम्मू कश्मीर के कुछ लोग जो सपोर्ट उसको कर रहे हैं, जो उसको आश्रय दे रहे हैं, जो अपने घरों में उसको रख रहे हैं, उसके बिना तो वो काम नहीं कर सकते थे। आखिर पहलगाम से वो जो 12 या 14 या 15 जो भी संख्या उनकी रही हो आतंकवादियों की, वो कहाँ गायब हो गए? कोई ना कोई तो छुपाया है उनको, जिसका अभी तक इतना समय बीत जाने के बाद भी 5-6 दिन 7 दिन बीत गया, अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। तो ये जो शेल्टर दे रहे हैं वो ठीक है, उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन शेल्टर देने वाले लोगों को भी आप सिर्फ युद्ध करें पाकिस्तान के साथ और शेल्टर देने वाले उसके बने रहें, तो ये समस्या का समाधान कभी हो नहीं पाएगा। इसीलिए मेरा ये कहना है कि आप युद्ध में जो अपना खर्च करेंगे उसके जगह पर आप सीमाओं पर बाड़ लगा दें, ताकि उनको आने से रोका जा सके। आप जो है सो कई तरह के जैसे ड्रोन से ये है या और भी कई तरह से है, जिससे आप निगरानी कर सकते हैं कि लोग जंगल वगैरह को पार करके या ट्रेन वगैरह को पार करके अंदर नहीं आए। तो इस तरह से करके आप और एक सघन रूप से अभियान चलाकर
आप उन लोगों को चिन्हित कर सकते हैं जो आतंकवादियों को प्रश्रय देते हैं। तो ये अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो निश्चित रूप से भारतवर्ष आतंकवाद पर विजय पा सकता है। जी, मतलब कि एक तरह से यही सजेशन दिया जा रहा है कि कूटनीतिक तरीके से इसको जहाँ तक सुधारा जा सके, क्योंकि जहाँ तक देखा जा रहा है तो यहाँ पे जो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय हैं वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं, और ये किसी भी और देश की तुलना में जो है, जहाँ तक जैसे कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि किसी भी और देश की तुलना में अल्पसंख्यक की संख्या यहाँ पे बढ़ी है, तो ये एक पॉजिटिव मैसेज देता है पूरे विश्व को। लेकिन फिर भी हमारे देश के अंदर में एक तरह का अनरेस्ट है, डबल ओपिनियन टाइप का हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं। तो हमारे जो आज के हैं वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी, हम उनसे जानना चाहेंगे कि देश के अंदर में जो एक डबल माइंडसेट देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो वर्तमान मुद्दा है उसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि हमारे देश के मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब एकजुट हैं, सब पाकिस्तान के विरोध में मुहिम चला रहे हैं। कहीं कोई जैसे भारत में कोई अंतर नहीं है, भारत में कोई विरोधाभास की स्थिति नहीं है। कुछ विकृत मानसिकता के लोग तो हर समाज में होते हैं, कोई वो समाजवादी बन जाते हैं, कुछ करके अपने आप को हर लोग समाजवादी घोषित कर देते हैं। वैसे कुछ विकृत मानसिकता के लोग कुछ बयान दे दो तो इसको जैसे कोई चिप पॉपुलरिटी के लिए, तो उसको कुछ इस तरह से लेना नहीं चाहिए, और उस पर सरकार की नज़र है। आज देखते हैं जी, अभी हमारे मुस्लिम भाई सबसे ज़्यादा आगे बढ़ कर के कैंडल मार्च लिखा रहे हैं, पाकिस्तान को जवाब देने की बात कर रहे हैं, वो तैयार हैं, वो कहते हैं कि हम सरकार के साथ और देश के साथ तैयार है। तो यहाँ तो कोई यहाँ के मुसलमान देशभक्त हैं, वो हर एक मुसलमान तैयार है पाकिस्तान के विरोध में। कहीं से देश में कोई विरोधाभास नहीं है। जो विरोधाभास है वो दूसरे ही मुस्लिम के अलावे जो कुछ लोग हैं, हिंदू में ही कुछ लोग हैं विकृत मानसिकता के, वही लोग कुछ इधर उधर की बात करते हैं, कुछ बोल देते हैं, लेकिन जिनका कोई वजूद नहीं है। इसलिए पूरा भारत एक है, यहाँ किसी तरह का भेदभाव नहीं है। सारा भारतवासी एकजुट होकर के पाकिस्तान के विरुद्ध हर मुहिम चलाने के लिए सरकार के साथ तैयार है। लेकिन अभी एक और सवाल इसके साथ मैं जोड़ना चाहूँगी। जैसे अभी भाजपा के जो रविशंकर जी हैं, उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने कहा, कुछ लोगों को चिन्हित किया जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, और तब वो ये कह रहे हैं कि उनके अध्यक्ष तो हमारे सपोर्ट में है, लेकिन वो नेगेटिव बयान दे रहे हैं, और उन नेगेटिव बयानों को पाकिस्तान अपने यहाँ चला रहा है और ये कह रहा है कि वो भारत का ही प्रोपेगेंडा है, उनका इसमें कोई हाथ नहीं है। इसको किस नज़र से देखते हैं? आपको पहले ही कहें, जो हर समाज में, हर पार्टी में कुछ विकृत मानसिकता के लोग हैं। जैसे कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उस सरकार की सपोर्ट की बात करते हैं, देश के हित में खड़े रहने की बात करते हैं। राहुल गांधी जो उनके सुपर नेता है, वो तैयार हैं, वो इस तरह के देश के सपोर्ट में बात करते हैं। तो कुछ विकृत मानसिकता के लोग, तो पहले ही हम बताए, कुछ विकृत मानसिकता के लोग हर समाज में होते हैं और पार्टियों के अंदर होते हैं, तो उनके बयानों का कोई मायने नहीं रहता है, और उस पर सरकार नज़र रखी हुई है। मतलब जो कुछ लोग हैं, उनकी गलत बयानी की वजह से भारत का मनोबल कम नहीं हो सकता, और पाकिस्तान चाहे इस पे कितना भी प्रोपेगेंडा वॉर कर ले, जो भारत को करना है वो सुनिश्चित रूप से करके ही रहेंगे। प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, हम आपके पास दोबारा आना चाहेंगे, और जो दो मुख्य बिंदु हैं जब से ये जो वारदात हुई है, इसमें दो ट्रीटीज़ की बहुत चर्चा हो रही है। एक तो ये कि इंडस रिवर ट्रीटी, और जब भारत ने इसको सस्पेंड करने की बात कही तो पाकिस्तान पटाख से कूद करके उसने बड़े तमतमाते हुए कहा कि हम शिमला ट्रीटी को कैंसिल कर देंगे। तो इन दोनों ट्रीटीज़ के ऊपर आप एक बार अगर हमारे दर्शकों को एक ब्रीफ जानकारी। ऐसा है कि ये जो नदियां हैं, जो जिस नदियों की चर्चा हो रही है, वो सब उद्गम उसका भारतवर्ष से है, लेकिन वो उसका 80% पानी का उपयोग पाकिस्तान करता है, और पाकिस्तान में भी खास करके जो पंजाब का प्रोविंस है वो करता है, जहाँ से 80% खाद्यान्न पाकिस्तान को पंजाब से ही प्राप्त होता है, और जीडीपी में भी उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो नेचुरली अगर भारतवर्ष इस तरह का फैसला लेता है तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। अभी तो उसका परिणाम देखने में नहीं आएगा, उसके पीछे कारण ये है कि अभी उस तरह से डैम्स वगैरह जो बनाने होंगे, वो डैम वगैरह तो आप अभी बना नहीं पाए हैं, उसमें समय लगेगा। लेकिन जो आप देखेंगे कि 1-2 दिन में जो घटनाएं घटी हैं कि एक बैग
भारतवर्ष ने पानी छोड़ दिया है, तो वहाँ बाढ़ की स्थिति आ गई है। तो इस तरह की जो अप्रत्याशित चीज़ें हैं वो अगर भारतवर्ष करता है, क्योंकि जब ट्रीटी ही नहीं है तो कुछ भी कर सकता है, तो नेचुरली अभी से पाकिस्तान उसको झेलना शुरू कर देगा। एक तो ये है। लेकिन पाकिस्तान ने जो शिमला समझौते की बात कही है, तो शिमला समझौता जो आप सब लोग जानते हैं कि जब पाकिस्तान के 1 लाख सैनिक जब सरेंडर किए बांग्लादेश के समय में 1971 में, उसके बाद से 72 में शिमला में जो उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी भारतवर्ष की, और वहाँ के प्रधानमंत्री भुट्टो थे, तो वो शिमला में आए और शिमला समझौता हुआ था। शिमला समझौते की जो मुख्य बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण है दोनों देशों के लिए, वो ये कि उन लोगों ने बायलैटरल जो रिलेशंस है उसमें किसी तीसरे पक्ष को लाने से मनाही किया था कि कोई भी तीसरा पक्ष जो हम लोगों के बीच में जो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको हम ही लोग मिल के ये करेंगे। तो अगर पाकिस्तान उस समझौते से अपने को सस्पेंड उसको कर रहा है या अपने को अलग हटा रहा है, तो इसका मतलब होगा कि पाकिस्तान इस बात को ये कहना चाहता है कि हम अब कश्मीर के इशू को फिर से अंतर्राष्ट्रीयकरण उसका करेंगे। तो बहुत चिंता की बात इसलिए नहीं है कि ये शिमला समझौता, शिमला एग्रीमेंट होने के बावजूद भी अगर आप देखें गौर से, तो हर एक फोरम पर पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे को उठाया है, वो चाहे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हो, यूएन हो, या फिर जो तेल उत्पादक देश हैं उनका जो संगठन है वहाँ हो, या इस तरह के जितने भी संगठन हैं जहाँ पर कि या सार्क हो, हर जगह किसी न किसी बहाने एक बार जम्मू कश्मीर की चर्चा पाकिस्तान अवश्य करता है। और जबकि भारतवर्ष का स्टैंड रहा है कि जम्मू और कश्मीर भारतवर्ष का इंटीग्रल पार्ट है, बल्कि जो पीओके जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भी हमारा ही है, वो जो है सो उस पर ज़बरदस्ती पाकिस्तान कब्जा किए हुए है, हमको उसको भी लेना है। ये स्टैंड भारतवर्ष का रहा है। भारतवर्ष की संसद में इस तरह का प्रस्ताव भी पास हो चुका है। तो इसलिए ये जो शिमला समझौते को हम रद्द कर देंगे या शिमला समझौते को सस्पेंड कर देंगे, उससे भारतवर्ष बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हो रहा है जितना प्रभावित अगर उस जो इंडस ये जो रिवर जो समझौता है, एग्रीमेंट है, वो अगर सस्पेंड हो जाता है, वो अगर ख़त्म हो जाता है, तो निश्चित रूप से पाकिस्तान की लाइफ लाइन जो है वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उसी पानी पर पाकिस्तान का खाद्य उत्पादन निर्भर करता है। ये तो बात हुई कि इंडस्ट्री और जो शिमला ट्रीटी है इन दोनों के ऊपर। मैं चाहती हूँ कि इस कंटिन्यूटी में एक सवाल और जोड़ना चाहूँगी कि ये तो बलूचिस्तान की बात हुई जिसको हमने काफ़ी हद तक समझ लिया है, लेकिन जो उसका सिंध प्रांत है और खैबर पख्तूनवा है, इसकी भी डेमोग्राफी और थोड़ा वहाँ की जो आइडियोलॉजी है इसके ऊपर भी अगर आप प्रकाश डाल दें तो दर्शकों को एक जानकारी। नहीं, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि ये नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में ये जो खैबर पख्तूनख्वा है वो पड़ता है। तो वहाँ भी वही स्थिति है कि उन लोगों को भी जो पख्तूनी लोग हैं उनके दिमाग में ये बात है कि भाई हमको मेन स्ट्रीम में आने से रोका जाता है, हम अलग थलग हैं। और जो पाकिस्तान में पंजाब और सिंध का ही डोमिनेंस है, और हम लोग जो बाकी लोग जो हैं जो प्रोविंसेज है पाकिस्तान के, उनके लोगों को उसका ड्यू नहीं मिल पा रहा है, हमारा पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रहा है, हमारे यहाँ विकास जो है वो बहुत निम्न स्तर पर है। तो इसलिए वो उस इशूज को वो बार बार ला रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान में वो स्थिति बहुत ज़्यादा प्रभावी हो गई है, हाँ, बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई नज़र आ रही है, जबकि यहाँ पर वैसी स्थिति अभी तक नहीं बन पाई है। सिंध की क्या? लेकिन फिर वहाँ सिंध और चूँकि सिंध और ये मुख्य सही बात है कि पाकिस्तान का 2 ही राज्य है, और चूँकि कराची जो है वो बहुत बड़ा पोर्ट है, इसलिए सिंध का महत्व है वहाँ पर, क्योंकि उस पोर्ट कहीं भी जो पोर्ट कराची सिंध के क्षेत्र में कराची पड़ता है, सिंध के में कराची पड़ता है, और यहाँ जो है सो लाहौर इसका सबसे बड़ा शहर है, और ऐसे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में है। तो ये जो पंजाब के लोग जो हावी हैं, वो सेना में हैं, वो शासन में हैं,
या वो जो है सो ये जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, उसमें वो हैं, ये वो व्यापार में हैं। और जो खास करके जो भारतवर्ष से लोग जो गए हुए हैं उनको तो मुजाहिर कहते हैं। वो जो पार्टीशन के समय जो भारतवर्ष से मुसलमान गए, वो तो वहाँ थर्ड ग्रेड सिटीजन है, उनका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, उनका कोई महत्व ही आज नहीं, तक कई सारे लोग रिहेबिलिटेट हो नहीं पाए हैं और उनका कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। लेकिन जो पंजाब जो अलग हुआ, पंजाब का जो भाग एक, जैसे आप जानते हैं कि लाहौर और अमृतसर के बीच में कितनी दूरी है, हम समझते हैं कि मुश्किल से 25-30 किलोमीटर की दूरी होगी। तो जिस बॉर्डर को अभी बंद किया है, वाघा और अटारी बॉर्डर को, तो वो बस मैं तो वहाँ गया हुआ था, जस्ट दिखाई पड़ता रहता है कि उधर पाकिस्तान है, इधर हम लोग हैं। तो ये जो पंजाब जो है, हम लोग के यहाँ भी पंजाब जो है सो खाद्यान्न उत्पादित देश है, तो उसी का पार्ट है ना जो कि चला गया है पाकिस्तान में। तो नेचुरली खाद्यान्न उत्पादन में पाकिस्तान बहुत आगे है, और बाकी भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हुआ है वो पंजाब का ज़्यादा हुआ है। इसलिए वो कन्फ्लिक्ट जो है सिंध और पंजाब का जो कन्फ्लिक्ट है वो वहाँ अंदर अंदर चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो ये बात तो हो गई कि सिंध पंजाब के बीच भी एक, मतलब सिंध चाहता है कि वो सिंधु देश बनाए, खैबर पख्तूनवा चाहते हैं कि वो अपना जो उनका पश्तो जो उनका है अपनी संस्कृति उसको वो निभाएं, और बलोच तो जाहिर सी बात है कि वो तो बहुत ही अग्रेसिवली इस स्टेप को निभा रहे हैं कि हमको जल्दी से जल्दी अपना बलूचिस्तान चाहिए, क्योंकि वो किर्गिस्तान बनाना चाहते हैं। इन सब के बाद जो भारत सरकार की तरफ से कल एक आदेश की तरह ही जारी हुआ है कि मीडिया का क्या रोल हो इस दौरान, क्योंकि मीडिया अपने कवरेज और व्यूज़ के चक्कर में जो रणनीति है उसको इतना ज़्यादा कवर कर रहे हैं, जो वॉर है, जो गतिविधियां हैं, सैन्य गतिविधियां, उनको कवर कर रहे हैं, तो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके विषय पे कहा गया है कि मीडिया को थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा। तो हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं, रविंद्र कुमार सिंह जी, हम उनसे, वो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो इसी नाते हम आपसे जानना चाहेंगे कि मीडिया का इस समय में क्या रोल होना चाहिए। देखिए, मीडिया का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। मीडिया शुरू से ही, भारत की आज़ादी में भी मीडिया ने बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया। तो इसमें भी जहाँ तक आप कह रहे हैं जो कवरेज का सवाल है, तो मीडिया तो सरकार की जो नीति है उस हिसाब से चलना ही पड़ेगा। और यदि हमारे देश पर कोई आतंक हमला करता है, हमारा देश उसको जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है, तो उसमें कई गोपनीय चीज़ है, तो सरकार की गोपनीयता पर हमें भी ध्यान देना पड़ेगा। रह गई बात जो आगे हम लोग सूचना की बात है, तो सूचना पर तो नियंत्रण सरकार जब चाहे जिस तरह से नियंत्रण कर सकती है। और इसमें तो यह नहीं है कि सरकार कोई प्रतिबंध मीडिया पर लगाएगी, इसमें तो सरकार सहयोग मांग रही है मीडिया से, तो मीडिया को सहयोग करना ही चाहिए। या देश हित का मामला है, राष्ट्र हित का मामला है, तो सब साथ है। और अभी हमारे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, जो देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी, हर गंभीर मुद्दों पर गहराई से चिंतन करते हैं, उन पर गहरी नज़र रखते हैं, उन्होंने सारी बात को आपको बता ही दिया कि युद्ध से क्या फ़र्क पड़ सकता है और पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति क्या है। आपको हम यह बता दें, कोरोना का दंश हमने झेला, 2 साल के कोरोना का दंश हर देश की आर्थिक स्थिति पर काफ़ी प्रभाव डाला, भारत पर भी प्रभाव डाला, लेकिन फिर हम उसी स्थिति में आ गए हैं। तो हमको लगता है जो पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है इतनी ख़राब है कि वह पाकिस्तान न यूक्रेन हो सकता है, न इराक हो सकता है, जो इराक में तो बड़े बड़े तेल का भंडार है जिसके कारण वो आर्थिक स्थिति मजबूत थी। पाकिस्तान के पास तो वह है नहीं। वो पाकिस्तान के लिए अगर युद्ध करने की ही बात आती है तो सप्ताह 10 दिन में इंडिया के लिए काफ़ी है। और जहाँ तक सवाल है चीन का, तो जब तक चीन सोचेगा इसमें, और दूसरा पक्ष यह है अगर चीन सोचता है तो उसका विरोधी अमेरिका है, अमेरिका देखेगा जो चीन का हस्तक्षेप इसमें जैसे बर्दाश्त नहीं किया जाए तो वह मेरे साथ आ सकता है। रूस मेरा मित्र देश ही है, तो इसलिए पाकिस्तान से लड़ाई कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान को हम जब चाहे जवाब दे सकते हैं और उससे भारत की आर्थिक स्थिति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। एक कोरोना का दंश हम झेल लेंगे और पाकिस्तान को तो जवाब देना ही चाहिए। जी, तो ये थी आज की बातचीत कि क्या है अभी भारत की मनोदशा, क्या है रणनीति, और सरकार या सैन्य जो संगठन है वो किस तरह से इस पूरी परिस्थिति को डील कर रहे हैं।
तो जो भी हो, राजनीतिक तौर पे जो भी निर्णय लिया जाएगा, लेकिन जहाँ तक बात पाकिस्तान की है तो उसके अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट ही इस तरह के हैं कि वो आज नहीं तो आने वाले 5 साल में पूरी तरह से बर्बाद होने वाला है। और अगर इंडिया ने थोड़ा सा भी अगर इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा हस्तक्षेप किया तो आने वाले महीने भर में भी ये स्थिति और ज़्यादा देखी जा सकती है। तो चर्चा को आज हम यहीं पर देते हैं विराम। हमारे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, और इसी के साथ आज की इस परिचर्चा को यहीं पर समाप्त करती हूँ। देखते रहिए खबर हमारे फर्स्ट लुक बिहार पर, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।